दोस्तों सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। दोस्तों आज जीएस की पाठशाला सीरीज का 8वां भाग सॉल्व करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इन 30 क्वेश्चन को तैयार करिएगा और कंप्लीट करें जीएस के सारे चैप्टरों को मेरे साथ। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। गलत आपको देखना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अगर आपने दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूरा पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की थी। दूसरा क्या कह रहा है, वे आर्य समाज के संस्थापक थे। तीसरा क्या कह रहा है, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। चौथा ऑप्शन है, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो 3 तो यहां पर सही है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में, और एक गलत है। एक गलत कौन सा है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे दोस्तों। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। उन्होंने 1828 में 1828 में कब 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म सभा का नाम बदलकर बाद में ब्रह्म समाज हो गया था। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। आपको बताना है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही है। उत्तराखंड के चमोली के पिथौरागढ़ जिले में फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों बताना है आपको, फायान जो है भारत में किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो दोस्तों फायान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फायान भारत आया हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अल्कोहल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल और पानी के मिश्रण को अलग अलग करना है, तो इन 4 में से कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केंद्रा परासरण, बी से है आसवन विधि, सी है निस्पंदन विधि और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए आप। सही इसका आंसर है ऑप्शन बी आसवन विधि। आसवन विधि के द्वारा अल्कोहल को पानी और अल्कोहल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, वो आपको तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है। तो 3 बीघा कॉरिडोर कह रहा है किसके बीच का विवाद है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच का, ऑप्शन बी भारत और नेपाल के बीच का, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश के बीच का, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार के बीच का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। चारों ऑप्शन बता दिए हैं, आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन। 3 बीघा कॉरिडोर पूछ रहा था, इसमें सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी इसका सही है। भारत और बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर जो है उसके बीच का विवाद बना हुआ है। 3 बीघा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर भारत में स्थित भूमि की एक पट्टी है, जिस पर विवाद बना हुआ है। किस किस देश का, भारत और बांग्लादेश का। ये आपको याद रखना है। दोस्तों आगे चलने के पहले मैं आपको बता दूं, जो आप पूरे लेक्चर को बड़े ही ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट पे आपसे एक हम प्रश्न पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल
उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ उसी में प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। आपको बताना है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 11.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 19.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है ऑप्शन ए पे जाइए, 11.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर किसी वस्तु को इस वेग से फेंक दिया जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर वो पृथ्वी से बाहर चला जाता है। तो कोई भी वस्तु हो सकती है, इसी को पृथ्वी का पलायन वेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अभी आपने देखा था फूलों की घाटी, यहाँ पे आपको बताना है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्थोलॉजी, ऑप्शन सी है पीडोलॉजी, ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो आपको क्या बताना था इसमें, फूलों का अध्ययन। तो फूलों का अध्ययन जो होता है ऑप्शन बी ऑन्थोलॉजी में होता है। कहाँ पे होता है, ऑन्थोलॉजी में होता है। इसके अलावा इसमें जो 3 ऑप्शन है इन्हें भी देख लो आप। स्पर्मोलॉजी में होता है बीज का अध्ययन, सीड्स जिसे बोलते हैं, किसी भी पेड़ या पौधे की जो सीड्स होती है बीज का अध्ययन से में होता है स्पर्मोलॉजी में। तीसरा है पीडोलॉजी या पेडोलॉजी, इसमें होता है आपके मृदा का अध्ययन, जिसे मिट्टी बोलते हैं, मृदा का अध्ययन इसमें होता है। अगला है पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन होता है, फ्रूट्स का अध्ययन इसमें अध्ययन करते हैं। आपको ये याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। आपको बताना है इसमें कि वह काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में उसे बांट रही है। ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों इसका सही आंसर बताना था। तो वो काल्पनिक रेखा होगी, वो अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है, उसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पे लिखा है भूमध्य रेखा, उसका एक अन्य नाम है विषुवत रेखा और इंग्लिश में बोलते हैं उसे इक्वेटर। तो ऑप्शन बी इसका सही है। भूमध्य रेखा काल्पनिक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले या प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी है सीवी रमन। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें कब मिला था, तो 1913 में मिला था। 1913 में इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में मदर टेरेसा भी लिखा है, तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला है 1979 में। 1979 में ये किसके लिए मिला है, तो ये शांति के लिए उन्हें दिया गया है। किसके लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज इन्हें मिला है। अगला इसमें अमर्त्य सेन लिखा है, अमर्त्य सेन को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये कब मिला है, 1998 में मिला है। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला है। किसके लिए मिला है, तो इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, अर्थशास्त्र के लिए मिला हुआ है। किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए इन्हें मिला हुआ है। फिर एक और बचे हैं इसमें सीवी रमन, इनका पूरा नाम है शरद चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्हें मिला है 1930 में। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें मिला है। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। आपको ये तीनों याद रखना है। इसके अलावा पहला किसे मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, 1913 में मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। दुनिया की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर पूछ रहा है, कौन सी है। ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी है सुएज, ऑप्शन सी है सू नहर, ऑप्शन डी है कोल नहर। दोस्तों इसका सही आंसर लगाना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन बी सुएज नहर। सुएज नहर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट, आने वाले एग्जामों के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी है रॉकी पर्वत, ऑप्शन सी है एंडीज, ऑप्शन डी है आल्प्स माउंटेन्स। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज पर्वत जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ फैली हुई है? तो ये श्रृंखला आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में। कहां पर? दक्षिण अमेरिका में ये श्रृंखला फैली हुई है। ये कितने देशों को ये श्रृंखला फैली है? तो ये दोस्तों 7 देश हैं, 7 देश हैं, 7 देश हैं जिसमें ये श्रृंखला फैली हुई है। कौन कौन से देश हैं? वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है और अर्जेंटीना है। ये 7 देशों के नाम याद रख लीजिए। इनमें इस श्रृंखला का विस्तार है, नाम इसका रॉकीज। अगर आपसे महाद्वीप पूछे तो किस महाद्वीप में? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी और वो पहला गुप्त शासक कौन था, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन सी है रामगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी इसका सही है। महाराज धीराज की उपाधि जिसने धारण की थी वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था? ब्राह्मणों पर इसने कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था। दिल्ली का कौन सा प्रथम सुल्तान था इसने ब्राह्मणों पर कर लगाया है? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कह रहा है दोस्तों, आपको याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी है दक्कन का पठार। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है तिब्बत का पठार। इसे विश्व की छत के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे विश्व की छत किसे कहा जाता है तो तिब्बत के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। कहां पे स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम चीन में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आप जानते हैं राजस्थान में है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीवाश्म उद्यान, ऑप्शन बी है वनस्पति पार्क, ऑप्शन सी है घास क्षेत्र पार्क, ऑप्शन डी है वन्यजीव उद्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान को जो है जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है आपसे कब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाया गया था? दिल्ली जब राजधानी बनी भारत की उसके पहले राजधानी कौन थी? तो दोस्तों कलकत्ता राजधानी थी। जब दिल्ली राजधानी बनी उसके पहले कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली को कब बनाया गया? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1909। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए 1911 में। ऑप्शन ए सही है इसका, 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। इसके बारे में समझ लीजिए 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 डेट रट डालिए, ये डेट पूछी जाएगी आपको। तो 12 दिसंबर 1911 को ऐतिहासिक दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली में एक दरबार हुआ था जिसमें जॉर्ज पंचम आए हुए थे। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश साम्राज्य के सम्राट कलकत्ता से दिल्ली के लिए भारत की राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा इन्होंने की थी कि अब कलकत्ता से राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो दिल्ली हो जाएगी। इसकी घोषणा हुई थी 1911 में, लेकिन बनी कब थी? 1912 में बनी थी। तो यहाँ पे घोषणा बनाया कब गया था? तो ऑप्शन में 1912 नहीं लिखा है, इसलिए 1911 में सही है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे इसलिए 1911 भी मान लिया जाता है क्योंकि इस समय दिल्ली दरबार हुआ था और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा की थी कि अब कलकत्ता से राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कह रहा है इनमें से कौन थी? 4 ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कमला नेहरू, ऑप्शन बी है मैडम बीकाजी कामा, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है
विजया लक्ष्मी पंडित। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू जो है वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत कोकिला, किस नाम से? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध कवि थी और राजनयिक थी। साथ ही साथ सरोजनी नायडू कब से कब तक राज्यपाल रही? तो 1947 से 1949 तक, 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त राज्य की पहली राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है सरोजनी नायडू के बारे में कि 1925 को, कब? 1925 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष बनने वाली दूसरी और ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी यही थी। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो वो भी सरोजनी नायडू हैं। इन्होंने कब कांग्रेस के अध्यक्ष पद किया था? तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधों के लिए तो मैं आपको बता चुका हूं कि जंगली गधों के लिए गिर नेशनल पार्क है। कहां पर है? गुजरात में है। यहां पे पूछ रहा है जंगली हाथियों के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? जंगली गधों के लिए कच्छकरण है। जंगली हाथियों के लिए पूछ रहा है कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छकरण, ऑप्शन बी है मानस, ऑप्शन सी है पेरियार, ऑप्शन डी है बांदीपुर। तो दोस्तों यहाँ पे सही लगा लीजिए आंसर। केरल का जो पेरियार है, ऑप्शन सी, केरल का पेरियार है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? एक स्टेटमेंट ये है, कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? वह अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की उसने स्थापना की थी। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है नसीर उद दीन महमूद। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए सही है। वह अपनी गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना था और उसने गुलाम वंश की नींव रखी थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं स्टील को जंग प्रतिरोधी बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है जिससे उसमें जंग नहीं लगती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है तांबा। तो स्टील में क्या मिला देंगे कि जंग नहीं लगेगी उसमें? तो कौन सी धातु मिलाएंगे? ऑप्शन ए सही है, क्रोमियम धातु इसमें मिलाएंगे, इससे स्टील में जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत की यात्रा पर आने वाले पहले या प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? आपको चार ऑप्शन में बताना है। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम प्रथम विश्व ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी है रॉल्फ फिच, ऑप्शन सी है जॉर्ज पंचम, ऑप्शन डी है चार्ल्स प्रथम। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि 1911 में राजधानी परिवर्तन हुई थी, दिल्ली दरबार लगा था जिसमें जॉर्ज पंचम आए हुए थे। तो यही भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कह रहा है WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी है सिएटल, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है हेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन सी इसका सही है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। WTO की स्थापना कब हुई थी? तो लिख लीजिए WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। कितने सदस्य देश WTO में हैं? तो 164 सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं WTO के। यहाँ पे आपको मुख्यालय मैंने बता दिया है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल कह रहा है कि कौन सी है जो काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है कपास, दूसरा है चाय, तीसरा है जूट, चौथा है तिलहन। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में है, पहला का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का सी का तीसरा और डी का पहला। तो आपको इसमें आंसर बताना है।
तो यहाँ पे काली मिट्टी की बात कर रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला वाला सही है। कपास जो होता है वो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, अब नकदी फसलों की बात की तो ऐसी फसलें होती हैं जिसे जो कृषक होता है वो अपना लाभ के लिए, बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए, बेचने के लिए इन फसलों को उगाता है। नकदी फसलों के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, तो चाय आती है, कॉफ़ी आती है, रबड़ आती है, नारियल, गन्ना और मसाले आते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, नकदी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म की संसद में भाग लिया था? तो विवेकानंद जो थे उन्होंने किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1895 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1897 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1899 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही आंसर आपको लगाना है। सही आंसर है इसका 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में या विश्व धर्म की संसद में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची जो स्तूप है वो उसका निर्माण किसने कराया था? तो आप जानते हैं सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण किसने कराया था? चार ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त। तो दोस्तों आपको हम बता दें इसका निर्माण जो कराया था वो सम्राट अशोक ने कराया था। किसने कराया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने कराया था। अशोक के बारे में आपको बता दें, अशोक कलिंग युद्ध इन्होंने लड़ा हुआ था, तो कलिंग युद्ध में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। इतना खून और उसे देखते हुए इन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, और कई बौद्ध स्तंभ इन्होंने बनवाए थे, जिनमें से सांची का स्तूप महत्वपूर्ण है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नेत्रदान में आंखों में निम्नलिखित भागों में किसका उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान में पूरी आंख नहीं ली जाती है, तो केवल किसका उपयोग किया जाता है? जिसका उपयोग किया जाता है नेत्रदान अगर आपको करना है किसी को, या नेत्रदान लोग बाग करते हैं एक दूसरे को, तो किसका उपयोग किया जाता है? उसका क्या ले लिया जाता है नेत्र में से और दूसरे को दे दिया जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है आंख की पुतली, ऑप्शन बी है लेंस, ऑप्शन सी है कॉर्निया, ऑप्शन डी है रेटिना। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया दान किया जाता है नेत्रदान में। किसका उपयोग किया जाता है? तो कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर पर जो उपराष्ट्रपति होता है उसके द्वारा चुना जाता है, सॉरी, उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है आपको ये बताना है, और कौन निर्वाचक मंडल का सदस्य होता है? सही आपको ये बताना है कि निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी है लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बारे में हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पूछ रहा है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक पूछ रहे हैं, ऑप्शन डी पे जाइए। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अगर प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछ लेता तो सरोजनी नायडू यहाँ पे सही आंसर होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सोनिया गांधी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू कब आंसर सही होता कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी ये। यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? तो यहाँ पर एनी बेसेंट सही है। एनी बेसेंट कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो 1917 में बनी। कब बनी? 1917 में ये बनी, कलकत्ता अधिवेशन में बनी। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। आज का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर। देखिए शिक्षा दिवस कह रहा है, शिक्षक दिवस नहीं कह रहा है।
शिक्षा दिवस कह रहे हैं? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर, ऑप्शन डी है 8 सितंबर। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन सी 11 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी के जो तीन है 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 8 सितंबर, ये क्या है इनके बारे में पढ़ लीजिए। तो 5 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में? शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर भारतीय शिक्षक दिवस या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आ गया 8 सितंबर, लास्ट में क्या है? 8 सितंबर है, ये अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपके इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स की क्लास चल रही हैं। मैंने आपको कल संडे था तो कल संडे को 23 से 30 जुलाई 2023 की वीकली करंट अफेयर्स में टॉप 70 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कराया था। आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो जुलाई माह की पूरी 3 वीडियो मैंने बना दी हैं, जिसमें जुलाई माह का करंट अफेयर्स कवर हो चुका है। आप उसे वीकली करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। चलते हैं आज का प्रश्न देख लेते हैं। जो आज का प्रश्न है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है हाइड्रोफोन, ऑप्शन बी है हाइग्रोस्कोप, ऑप्शन सी है हाइपोमीटर, ऑप्शन डी है मैक मीटर। दोस्तों ये 4 ऑप्शन बड़े ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं ये आशा करता हूँ। आज मैंने आपको जीएस की पाठशाला की 8वीं सीरीज बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।